नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान की एंट्री कहां से हो गई? आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ पीएफआई का क्या कनेक्शन है? चीन सीमा पर मिसाइलों के साथ टैंक क्यों तैनात होने लगे? और गद्दार पर गदर क्यों छिड़ गया? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन में जंग जीतने के लिए पुतिन परमाणु हथियार से पहले केमिकल हथियार चला सकते हैं। यह डर अमेरिका के अधिकारियों का है, जिन्होंने कहा कि अगर रूस का यूक्रेन में हारने का सिलसिला जारी रहा तो वो जीतने के लिए अपना नोविचोक नाम का केमिकल हथियार चला सकता है, क्योंकि नोविचोक एक तरह का नर्व एजेंट है जो मिनटों में किसी की जान ले सकता है। नोविचोक को रूस में ही बनाया गया है और दुनिया को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका का कहना है कि इसी वजह से रूस परमाणु हमले से पहले केमिकल हमला कर सकता है, जिससे एक झटके में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। खबर है कि अमेरिका इस बात से इतना डरा हुआ है कि उसने पश्चिमी देशों से केमिकल अटैक से निपटने की तैयारी करने के लिए कह दिया है और यूक्रेन में ऐसा सिस्टम तैनात करने की तैयारी में जुट गया जो रूस के केमिकल वेपन को डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि अमेरिका को यह भी डर है कि पुतिन अपने नर्व एजेंट का इस्तेमाल खुलकर नहीं बल्कि छिपकर करेंगे। और जब वो अपना केमिकल हथियार यूक्रेन के लोगों पर चलाएंगे तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलेगा और कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान चली जाएगी। अमेरिका का ये डर यूं ही नहीं है, वो जानता है कि पुतिन का नोविचोक नाम का केमिकल हथियार बहुत खतरनाक है। ये गैस या लिक्विड किसी भी रूप में शरीर में घुस सकता है और एक झटके में किसी की जान ले सकता है। अमेरिका के अधिकारी इसी वजह से डर गए हैं और उनका कहना है कि परमाणु हथियार से पहले पुतिन यूक्रेन के लोगों को केमिकल हथियार से मार सकते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी की मिसाल दी, क्योंकि खबर है कि करीब 2 साल पहले उन्हें नोविचोक नाम का यही नर्व एजेंट या फिर जहर दिया गया था और मिसाइल अटैक में बर्बाद हो चुके यूक्रेन के लोगों पर इसी जहर का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि नोविचोक नाम का ये नर्व एजेंट ऐसा केमिकल है जो नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है और इसे डिटेक्ट कर पाना वहां की सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर असर करना शुरू कर देता है। मतलब कोई समझे कि क्या हो रहा है, इसका असर शुरू हो जाता है। इसे पाउडर, लिक्विड और गैस 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किसी शीशी या कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है। नोविचोक कोई आम जहर नहीं है और इसे सेना की प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजते समय खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसे ले जाने वाले ने लापरवाही बरती तो उसकी भी मौत हो सकती है। रूस की भाषा में नोविचोक का मतलब होता है नया, जिसे 70 से 80 के दशक के बीच तब के सोवियत संघ ने बनाया था और यह दूसरे केमिकल हथियारों से 8 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल खैरसॉन और डोनेस्क में कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि खैरसॉन और डोनेस्क में रूस की सेना हताश हो चुकी है, वो वहां जीत नहीं पा रही। जबकि जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने इन इलाकों को रूस का हिस्सा मानने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कुछ हफ्ते से खबर आ रही है कि डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने फिर से बढ़त बना ली है। रही बात खैरसॉन की, तो वहां भी रूस के हजारों सैनिक नीप्रो नदी के दूसरे छोर पर धकेले जा चुके हैं। यूक्रेन ने तो खैरसॉन पर फिर से कब्जा करने का दावा तक कर दिया और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन की यही बढ़त पुतिन को नहीं पचेगी और बौखलाहट में वो केमिकल हथियार चला देंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, इजरायल और ईरान के तनाव पर पता चला है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा कड़ी करने के पीछे ईरान की धमकी को वजह माना जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ईरान की तरफ से कई बार इजरायल को चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान इससे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी भी दे चुका है, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन की जंग में रूस की मदद कर रहा ईरान लगातार आक्रामक है। ईरान की तरफ से इजरायल और अमेरिका तक को धमकी दी जा रही है, लगातार उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार मोसाद के अधिकारियों से जुड़ी चेतावनी बड़ी जंग की वजह बन सकती है। ईरान के हमले का अंदेशा होते ही मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और खास तौर पर उन अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है जो इस वक्त इजरायल से बाहर हैं। ईरान का मानना है कि वहां तेज हो रहे हिजाब विरोधी आंदोलनों के पीछे मोसाद है। ईरान ने पिछले हफ्ते कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और दावा किया था कि ये इजरायल की खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं। इसके बाद से ही ईरान के तेवर गर्म है। इस बार तो ईरान ने दावा किया है कि उसने मोसाद के कुछ अधिकारियों की पहचान की है। ये वो अधिकारी बताए गए हैं जो हिजाब की आग को भड़काने के पीछे हैं। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों से बदला लिया जाएगा। ईरान की ये धमकी ऐसे वक्त में आई जब पहले से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। इजरायल और ईरान में खींचतान की हालत यह है कि कभी भी जंग तक छिड़ सकती है। इसीलिए अमेरिका तक ईरान की धमकियों से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। पिछले हफ्ते ही ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल करने का ऐलान किया था और साथ में यह भी कहा था कि उसकी मिसाइल की जद में पूरा इजरायल है। बात यहीं तक नहीं रुकी थी, बल्कि ये तक कहा गया था कि वो इजरायल के परमाणु बमों के ठिकानों को ढेर कर सकता है। ईरान की इन्हीं धमकियों के बाद से इजरायल भी टेंशन में है।
इजरायल की फौज के कई बड़े अधिकारियों का दल अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका और इजरायल मिलकर एक नया सुरक्षा घेरा बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान न तो इजरायल को मौका देना चाहता है और न ही अमेरिका को मोहलत देना चाहता है। ईरान की तरफ से हमला कभी भी हो सकता है। इजरायल की तरफ से तो ये तक कहा जा चुका है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है। इजरायल को लगता है कि रूस को ईरान से हथियार मिलने के पीछे कोई बहुत बड़ी डील है, जिसके दम पर ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बनाने वाला है। इसीलिए दोनों तरफ से खींचतान का नया दौर शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि इसके बाद दोनों देश जंग के लिए कमर कस चुके हैं, जिसके संकेत भी साफ दिखने लगे हैं। 2 दिन पहले सीरिया में हुए एक बड़े हमले से इजरायल का नाम जोड़ा गया था। इस हमले में ईरान की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। कर्नल दाऊद जाफरी की मौत के बाद से ईरान का पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन हद तो तब हो गई जब कर्नल दाऊद जाफरी के जनाजे के दौरान भी बमबारी हो गई। दाऊद जाफरी सीरिया की सेना के सलाहकार भी बने हुए थे। इस घटना के बाद से ही ईरान का पारा चढ़ा हुआ है। ईरान ऐलान कर चुका है कि वो इजरायल को उसके किए अपराधों की सजा देगा। साफ है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच इजरायल और ईरान के बीच जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। और खबर है कि चीन सीमा पर भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में मिसाइलों और टैंकों की तैनाती कर दी है। एलएसी पर बढ़ी इस हलचल से आशंका जताई जा रही है कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि खबर है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन, ताकतवर टैंकों और कई मिसाइलों को तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत अब चीन को गलवान जैसी घटना को दोहराने का मौका नहीं देना चाहता। इसीलिए बड़े पैमाने पर हथियारों को एलएसी के पास भेजा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ महीने पहले भारत और चीन के बीच विवाद वाले इलाकों से सेना की तैनाती कम करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद भारत ने तो अपनी सेना कई जगहों से हटा ली थी, लेकिन चीन ने वहां भी चाल चल दी। और बताया गया कि चीन ने सिर्फ दिखावे के लिए अपने कुछ सैनिकों को सीमा के नजदीक से हटा लिया था, लेकिन भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि चीनी सेना पूरी तरह पीछे नहीं हटी है, जिसके बाद भारत ने भी चीन सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ले लिया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की नीयत से एलएसी पर कोई न कोई हरकत कर सकता है। खबर तो यह भी है कि तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग की ताकत पहले से काफी बढ़ गई है और उन्होंने अब खुलकर बड़े फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से भारत पहले ही अलर्ट हो गया और सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी के साथ कमलनाथ और प्रियंका गांधी भी नजर आई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह मध्य प्रदेश के खरगोन का वीडियो है और आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खरगोन से गुजरी तो इस दौरान उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी ने इस मामले को देशद्रोह बताया और कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जवाब में कांग्रेस ने दावा किया कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और ये भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की साजिश है। जो जन सैलाब उस यात्रा में उमड़ रहा है, उसे यह विचारधारा पचा नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिन तक चलेगी और करीब 400 किलोमीटर क्षेत्र कवर करेगी, जिसके बाद 3 दिसंबर के आसपास इस यात्रा की एंट्री राजस्थान में हो जाएगी। इस बीच दिल्ली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शंकर रोड के पास एक बस में आग लग गई, जिससे वहां लंबा जाम लग गया, क्योंकि बीच सड़क पर बस से अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और उससे काला धुआं उठने लगा। ये मंजर देखकर वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए, लेकिन परेशानी ये थी कि बीच सड़क पर बस में आग लगी, जिस वजह से वहां लंबा जाम लग गया। ऐसे में वहां से आगे निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। जो जहां था वहीं फंस गया, क्योंकि ऐसे में दूसरी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ सकती थी। हालांकि थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और बस में लगी आग को बुझाया, जिसके बाद धीरे धीरे गाड़ियों को वहां से निकलने का रास्ता मिला। तब कहीं जाकर ट्रैफिक जाम खुल पाया। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। इस मुलाकात की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के 3 और विधायक भी ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए इस मुलाकात के बहाने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने ममता पर बीच का रास्ता निकालने के लिए बीजेपी के सामने झुकने का आरोप लगा दिया। उधर पैरोल खत्म होने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम वापस हरियाणा के रोहतक की जेल सुनेरिया पहुंच गए। सुनेरिया जेल पहुंच गए। वो 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर थे
और बताया गया कि पैरोल के ये 40 दिन उसने यूपी के बागपत में अपने आश्रम में बिताए। राम रहीम 15 अक्टूबर को पैरोल मिलने पर जेल से बाहर आए थे। इस बीच पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया। वो लगातार 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। और ये उपलब्धि उन्होंने कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में घाना के खिलाफ गोल दागकर हासिल की। इसी के साथ रोनाल्डो ने ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ दिया। पुर्तगाल ने अपने पहले मुकाबले में घाना को 3-2 से हराया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता शैलेंद्र कुशवाहा की पीट कर हत्या कर दी। परिवार वालों ने दावा किया कि बदमाशों से कुछ दिन पहले भी उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद मौका पाकर उन्होंने पार्षद शैलेंद्र कुशवाहा पर बीच सड़क पर लाठियां बरसाईं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 लोग रात के अंधेरे में एक शख्स को बुरी तरह पीटते नजर आए। दावा किया गया कि पार्षद की हत्या करने वाले आरोपी उसके दोस्त थे, जिनसे कुछ दिन पहले भी उनकी कहासुनी हुई थी। उसका बहुत दिन से टारगेट पे था वो सैलू। सरेआम हुई पार्षद की हत्या के बाद वहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद परिवार के लोगों और समर्थकों ने ग्वालियर के बारादरी चौराहे पर शव रखकर कई घंटों तक प्रदर्शन किया। खबर प्रशासन को है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दावा है कि हत्या के विरोध में हुआ चक्का जाम करीब 7 घंटे तक चला। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी 4 लोगों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गईं। उधर कुछ दिन पहले कर्नाटक के मंगलुरु में हुए धमाके की जांच के दौरान खबर मिली कि पीएफआई ने आईएसआईएस से हाथ मिला लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों को यह जानकारी मंगलुरु धमाके के मामले में गिरफ्तार शख्स ने दी। मंगलुरु में कुछ दिन पहले एक ऑटो में विस्फोट हुआ था, जिससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज में धमाके के बाद लोग घबराकर भागते नजर आए। ये विस्फोट बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन ऑटो में विस्फोट होते ही लोग घबरा गए और हल्का धुआं फैलने लगा। इस मामले में पुलिस ने ऑटो में सवार एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जो खुद भी बहुत जख्मी था। खबर है कि जांच एजेंसियों ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि पीएफआई ने आईएसआईएस से हाथ मिला लिया है और एनआईए की कार्रवाई का बदला लेने के लिए भारत में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने में जुट गया है, क्योंकि सितंबर में एनआईए ने देश विरोधी गतिविधियों के शक में पीएफआई के करीब 100 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसके कुछ दिन बाद भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब खबर है कि पीएफआई ने आईएसआईएस की मदद से एक बार फिर अपने संगठन को खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उसने कई राज्यों में काम भी शुरू कर दिया। और खबर है कि इन राज्यों में कर्नाटक भी शामिल है। जांच एजेंसियों को पता चला कि इस बार पीएफआई ने अपने काम करने का तरीका थोड़ा बदला है। जो 4 जोन इस खतरनाक गठजोड़ ने बनाए थे, उसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत शामिल था। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके काडरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि पीएफआई अब आईएसआईएस की तरह लोन वुल्फ अटैक करेगा, जिसमें एक अकेला शख्स ही पूरी वारदात को अंजाम देता है। इस अटैक में आतंकी रोजाना काम में आने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हमला करने वाले को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जांच एजेंसियों को शक है कि मंगलुरु में ऑटो में हुआ विस्फोट भी लोन वुल्फ अटैक था, क्योंकि उसमें भी ऑटो में सवार शख्स के पास जो कुकर था उसी से धमाका हुआ था। सूत्र बता रहे हैं कि इस नई जानकारी के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि पीएफआई पर शिकंजा कसने की शुरुआत एनआईए ने ही की थी। इस बीच मुंबई में लगातार दूसरे दिन श्रद्धा हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने समंदर में तलाशी अभियान चलाया। दावा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर उसका मोबाइल समंदर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। दावा है कि आफ्ताब ने मुंबई की लोकल ट्रेन से मोबाइल को समंदर में फेंका ताकि वो किसी के हाथ न लग पाए। उस फोन में कई ऐसे राज हैं जो श्रद्धा हत्याकांड के मामले में और भी सुलझा सकते हैं। आफ्ताब से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने एक दिन पहले भी घंटों तक मोबाइल की तलाश की। वहीं दूसरे दिन भी मुंबई के समंदर में पुलिस की नाव सर्च ऑपरेशन में जुटी नजर आई। इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की इस चार्जशीट में 7 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली के भी नाम हैं, जो इस मामले में पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनके अलावा दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के भी नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में 8 करोड़ के इनामी अपराधी राजविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो वहां से भागकर भारत आ गया। इस पर पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने भारत सरकार से राजविंदर सिंह को लौटाने की अपील की, जिसके बाद इस साल नवंबर में भारत की तरफ से अपील को मंजूरी दे दी गई। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे हेमकुंड साहब की झील भी जम गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ समेत पेड़ भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। सड़क पर करीब 2 फीट मोटी बर्फ की परत भी दिखी, जबकि वहां पारा -10 डिग्री पहुंचने से हेमकुंड साहब की झील जम गई। तापमान माइनस में पहुंचने से ठंड भी काफी बढ़ गई।
इधर बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आरजेडी दफ्तर के बाहर पुलिस के एक जवान ने जमकर हंगामा किया। हालांकि वो किस बात पर गुस्से में था यह पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस की वर्दी पहने उस जवान ने वहां मौजूद लोगों से उलझना शुरू कर दिया और जब वहां पहुंचे पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोका तो वो उनके भी काबू में आता नहीं दिखा। हालांकि किसी तरह पुलिस ने उसे लोगों से अलग किया और अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन वो तब भी शांत होता नजर नहीं आया। बाद में पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई ताकि पूछताछ के दौरान उससे हंगामे की वजह का पता लगाया जा सके। उधर बम्बिया गैंग के शूटर नीरज चस्का से चंडीगढ़ पुलिस छात्र नेता गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में पूछताछ करेगी। गुरलाल बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त और गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था, जिसकी 2 साल पहले 11 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में सोशल मीडिया के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी बम्बिया गैंग ने ली थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद से ही गोल्डी बराड़ ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का यह आरोप है कि गुरलाल की हत्या की साजिश में सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे और इसीलिए बदला लेने के लिए 29 मई को उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस के सूत्रों का कहना है कि गुरलाल हत्याकांड में बम्बिया गैंग का नीरज चस्का भी शामिल था, जिसे इसी साल 29 सितंबर को जम्मू से गिरफ्तार किया गया था और अब पुलिस उसे पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करने की तैयारी में है ताकि गुरलाल बराड़ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जा सके। इस बीच चीन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि वहां पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई शहरों में लोगों के घरों से भी निकलने पर रोक लगा दी गई है, जिससे कई प्रांतों में लोगों का गुस्सा चीन की सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। हुबई प्रांत के एक शहर से आई तस्वीर में लोग सड़क पर बवाल करते दिखे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए। इसके बाद लोगों ने सड़क पर लगाए बैरिकेड तोड़ दिए। यही नहीं, लॉकडाउन से नाराज लोग पुलिस पर बैरिकेड और दूसरी चीजें भी फेंकते नजर आए। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने से हेनान प्रांत के कई शहरों से लोग राजधानी बीजिंग के लिए निकल पड़े हैं, जिन्हें रोकने के लिए सड़कों को बंद किया जा रहा है। वहां से आई एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीन सड़क पर मिट्टी डालते दिखी। हेनान प्रांत में ही मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली कंपनी में तो पिछले कई दिनों से गदर मचा है। वहां से आए एक वीडियो में कई पुलिस वाले कर्मचारियों से मारपीट करते दिखे, जिसकी वजह से कई कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। मतलब ये पूरे चीन में कोरोना और लॉकडाउन से हाहाकार मचा है। कई प्रांतों में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं ठंड शुरू होते ही वहां कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर शहरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में वहां करीब 33,000 मरीज सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा हैं। एक दिन पहले यानी 24 नवंबर को वहां 31,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, जबकि 1 नवंबर को चीन में सिर्फ 2,878 कोरोना संक्रमित मरीज थे। मतलब ये कि पिछले 24 दिनों के भीतर मरीजों की संख्या में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये हालात तब हैं जब चीन की 93% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि चीन में लोगों को लगाई गई वैक्सीन का असर कम हो रहा है और इसी वजह से वहां ठंड शुरू होते ही कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इधर मनोज तिवारी के अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जताने के बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। एक दिन पहले मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और साथ ही अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जताई। इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने की आशंका जाहिर की। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता? आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी। उधर अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारत के जीडीपी विकास दर के अनुमान को कम कर दिया। पहले मार्च 2023 में खत्म होने वाले कारोबारी साल में भारत की जीडीपी बढ़ने की दर 6.9% रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब गोल्डमैन सैक्स ने इस अनुमान को 6.9% से घटाकर 5.9% कर दिया। ब्याज दरों में लगातार हो रहे इजाफे का जीडीपी विकास दर पर बुरा असर होने का अनुमान जताया गया। पिछले साल भारत की जीडीपी विकास दर 8.7% रही थी। इस बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगलों से लड़ने वाले अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बरफुकन को याद किया। उनकी 400वीं जयंती के समापन समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने लचित बरफुकन की वीरता को नमन किया। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है। लचित बरफुकन को 1671 में हुए सरायघाट युद्ध में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने औरंगजेब की मुगल सेना को असम पर कब्जा करने से रोक दिया था। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बस में आईईडी मिलने से दहशत मन गई। दावा किया गया कि बस डोडा से रामबन की तरफ जा रही थी।
जिसमें एक बैग में विस्फोटक होने की आशंका जताई गई, जिसे सीआरपीएफ और पुलिस की मौजूदगी में धमाका कर नष्ट कर दिया गया। दावा है कि पुलिस को इसके बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद चेक पॉइंट पर बस को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान उसमें एक संदिग्ध थैली में आईईडी मिला, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया। आशंका जताई गई कि आरोपी इसके जरिए किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते उनका प्लान फेल हो गया। उधर यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की तैयारियों की खबरों के बीच पुतिन ने अपने घातक हथियारों की फैक्ट्री की झलक दुनिया को दिखाई, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा था कि जंग लंबी खिंचने की वजह से पुतिन के गोदामों में गोला बारूद खत्म हो चुका है। लेकिन रूस की तरफ से पुतिन की गुप्त हथियार फैक्ट्री का जो वीडियो जारी किया गया, उसने पश्चिमी मीडिया के दावों की हवा निकाल दी, क्योंकि इस फैक्ट्री में तबाही मचाने वाले KAB-500 और KAB-250 लेजर गाइडेड बमों का पूरा जखीरा दिखाई दिया, जिन्हें एक बार लड़ाकू विमानों की मदद से दाग दिया जाए तो फिर ये टारगेट को बर्बाद करके ही दम लेते हैं। और पुतिन की हथियारों की फैक्ट्री में सिर्फ तबाही मचाने वाले बम ही नहीं दिखे, बल्कि वहां 24 घंटे घातक टैंक, मिसाइल और गोला बारूद बनाने का काम भी जोर शोर से चलता नजर आया, जिसका जायजा लेने के लिए पुतिन ने अपने सबसे करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव को वहां भेजा, जो हथियारों की कमी पड़ने पर उन्हें बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को जेल तक भेजने की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि पुतिन का सख्त आदेश है कि किसी भी कीमत पर सेना के लिए हथियारों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए रूस की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में बिना रुके दिन रात काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन में जंग लड़ रहे उसके सैनिकों तक हथियार पहुंचाए जा सकें। क्योंकि कहा जा रहा है कि खैरसॉन में रूसी सेना बुरी तरह फंस चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां के ज्यादातर इलाकों को रूस के हाथों से छीन लिया है। दावा किया गया कि पूरा खैरसॉन प्रांत किसी भी वक्त रूसी सेना के हाथों से फिसल सकता है, और माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह हथियारों की कमी भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस में हथियारों के उत्पादन पर पुतिन ने खुद नजर बनाई हुई है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग के इस मोड़ पर जरा सी भी कोताही हार की वजह बन जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने हथियार फैक्ट्री की झलक दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि उनके पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है और उनकी सेना खैरसॉन में बड़े हमले के लिए तैयार है। इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भागीरथ पैलेस मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने बीती रात इस इमारत को अपनी जद में लिया था, जो अगले दिन सूरज उगने तक भी नहीं बुझ पाई। बताया गया कि बंदरों के बिजली के तारों पर कूदने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था, और चंद सेकंड के अंदर इस आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि जिसकी नजर इस इमारत पर पड़ी वो खौफ से भर गया, क्योंकि वहां संकरी गलियां हैं और सभी दुकानें आसपास हैं, तो उनके भी लपटों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया। देखते ही देखते इमारत में लगी आग बढ़ती चली गई, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। आग के फैलने की वजह से गली बंद हो गई, क्योंकि इमारत से उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगा, और ये सिलसिला अगले दिन तक जारी रहा। तो बिल्डिंग का कई हिस्सा कई बार गिर भी रहा है बीच बीच। आग के विकराल रूप पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 60 से ज्यादा गाड़ियों को वहां बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर आग को बुझाया जा सका। लेकिन दमकल कर्मियों के लिए ये इतना आसान नहीं रहा। एक तो कंजेस्टेड एरिया है, इसमें आने में बहुत दिक्कत होती है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसे बुझा लिया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस घटना की वजह से करीब 200 दुकानों को नुकसान पहुंचा। इधर पाकिस्तान ने एक्टर ऋचा चड्ढा के ट्वीट के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की शुरुआत कर दी। ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया था, जिसके बाद ऋचा चड्ढा पर भारतीय सेना पर आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप लगा, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एजेंडा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने इस पर ट्वीट किया और ऋचा चड्ढा को प्रताड़ित बताया। वहीं पाकिस्तानी एक्टर सहर शिनवारी भी ट्विटर के जरिए ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आई। उधर पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजन भट्टी के 2 गुर्गों को धर दबोचा। बताया गया कि गैंगस्टर राजन भट्टी कनाडा में रह रहे गैंगस्टर लांडा का करीबी है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी, और इस दौरान उनके हत्थे उसके 2 गुर्गे चढ़ गए, जिनकी पहचान कमलजीत सिंह और हरजसनीत सिंह के तौर पर हुई, जिनके पास से पुलिस ने एक राइफल और पिस्टल समेत गोला बारूद बरामद किया। इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम और गोलियां बरसाई, जिसमें टीएमसी के एक नेता की मौत हो गई। बताया गया कि बमबारी और फायरिंग के दौरान टीएमसी नेता मतिरुल शेख बुरी तरह घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत उन्हें मारा गया। जिसके बाद घटना की खबर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई।
इधर उत्तराखंड के खटीमा में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से एक बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले वहां बनी झोपड़ी को ध्वस्त किया गया, उसके बाद पक्के मकानों को भी ढहा दिया गया। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं इसका विरोध भी करती दिखाई दी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और वहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों और झोपड़ियों को गिरा दिया। बताया गया कि प्रशासन की ये कार्रवाई कई घंटों तक चली। कई समय से शिकायत आ रही थी कि अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कई अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू किया जा सके। बताया गया कि लोगों ने पंचायत की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था, जिसे हटाने के लिए उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया था और जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की एक टीम ने बुलडोजर चलाकर उसे मलबे में तब्दील कर दिया। उधर कनाडा ने चीन पर कुछ गंभीर आरोप लगाया कि चीन की तरफ से कनाडा में पुलिस थाने खोले जा रहे हैं। चीन पर लगा ये इस तरह का कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी चीन पर ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। कनाडा ने इस बार आरोप लगाया कि चीन की पुलिस ने उनके देश में थाने खोल लिए हैं। पुलिस किसी भी देश में कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी होती है। किसी दूसरे देश में जांच करने के लिए भी लंबी कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन कनाडा का ये आरोप है कि चीन की पुलिस चोरी छिपे उनके देश में थाने खोल रही है। इससे पहले भी कनाडा ने चीन पर उनके देश में दखलंदाजी का आरोप लगाया था। खबर आई थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई बातचीत में इसकी शिकायत की थी, लेकिन हालात उसके बाद भी नहीं बदले। अब तो पता चला है कि अलग अलग मुखौटे लगाकर कनाडा के सिस्टम में चीन काफी गहराई तक पहुंच चुका है और ऐसी शिकायत इससे पहले हॉलैंड और अमेरिका भी कर चुके हैं। दोनों देशों ने आरोप लगाया था कि चीन की पुलिस उनके देश में थाने खोल रही है, जिसका मकसद उनके देश में कोई साजिश रचना हो सकता है। अमेरिका और हॉलैंड की तरफ से ये बात कई बार कही जा चुकी है। दावा किया गया था कि चीन से आकर बसे लोगों को धमकाने के लिए ये थाने खोले गए थे। आरोप लगाए गए थे कि दूसरे देशों में बसे चीन के नागरिकों की निगरानी की जा रही है, यहाँ तक कि उनके जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना भी हो सकती है। लेकिन चीन ने 2 महीने पहले ऐसी शिकायतों पर सफाई दी थी। चीन ने कहा था कि उसने पुलिस थाने नहीं खोले हैं, बल्कि कुछ हेल्पलाइन सेंटर खोले हैं। चीन के मुताबिक इनका मकसद केवल वहां रहने वाले चीन के लोगों की मदद करना है। हालांकि इन सेंटरों के जो काम चीन ने बताए, वही काम हर देश का दूतावास भी करता है। इसीलिए सवाल उठने लगा, जब चीन के दूतावास पहले से चल रहे हैं तो फिर हेल्पलाइन सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? उसी वक्त यूरोप में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था भी सामने आ गई, जिसने चीन की पुलिस के इन सेंटर पर रिपोर्ट तैयार की थी। सेफगार्ड डिफेंडर्स नाम की इस संस्था के मुताबिक दुनिया भर में दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां चीन की पुलिस इस तरह के सेंटर चला रही है। आरोप लगाया गया कि इन सेंटरों के नाम पर चीन की पुलिस डिटेंशन सेंटर चला रही है। खासतौर पर उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है जो चीन के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में बसे हैं। चाहे वो काबिल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो चीन लौट आए। इसीलिए कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने अब चीन के इन सेंटरों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। कनाडा ने दावा किया कि वो दुनिया के किसी भी देश को इस तरह के गैर कानूनी कामों की इजाजत नहीं दे सकता। इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जन्मदिन के जश्न के दौरान एक लड़का पिस्तौल से हवा में फायरिंग करता दिखा। ये घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसमें वो लड़का आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग गाड़ी के बोनट पर केक काटते दिखाई दिए। जैसे ही केक काटा गया, पीछे खड़े लड़के ने हवा में पिस्तौल से गोली दाग दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग सहम उठे। इस दौरान उस लड़के ने वहां खड़ी महिला से भी फायरिंग करने के लिए कहा, लेकिन महिला ने मना कर दिया। हालांकि वो लड़का नहीं माना और उसने आसमान में कई गोलियां दागी। इसके बाद उसके दोस्त ने भी हवा में फायरिंग की। इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली। इसके अलावा उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की इजाजत के बगैर उनकी आवाज या तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यानी अब कोई भी बगैर उनकी अनुमति के उनकी आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने इस बात की शिकायत की थी कि विज्ञापन बनाने वाली कई कंपनियों ने उनसे पूछे बगैर उनकी आवाज का इस्तेमाल किया, जिस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को सही ठहराते हुए यह फैसला लिया। उधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी से एक चेन स्नैचर पकड़ में आ गया। आरोप है कि वो झपट्टा मारकर भागने की फिराक में था, लेकिन सामने से आ रहे पुलिस कांस्टेबल की उसे भनक तक नहीं थी। वीडियो में दिखा कि जैसे ही वो आगे बढ़ा, सत्येंद्र नाम के पुलिस कांस्टेबल ने अपनी मोटरसाइकिल उसके आगे अड़ा दी। हालांकि टक्कर लगने के बाद वो रुका नहीं, पर पुलिस वाले ने भी उसे पीछे से पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया।
दावा किया गया कि इस चेन स्नैचर पर पहले से करीब 11 मामले दर्ज थे। इस बीच चीन की शिनजियांग प्रांत के एक इमारत में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रिहायशी बिल्डिंग से ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और थोड़ी ही देर में पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई, जिसे देखकर आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। इधर पंजाब के अमृतसर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश दुकान में पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करता दिखाई दिया। बताया गया कि वो करीब 30,000 कैश लेकर फरार हो गया, जिसके लिए उसने दुकानदार को अपनी पिस्तौल का डर दिखाया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग दुकान में खरीदारी करते नजर आए, जिनमें एक आदमी मोबाइल फोन पर बात करता दिखा। जैसे ही खरीदारी कर रहे लोग वहां से चले गए, वो आदमी दुकान में घुस गया। हालांकि इस दौरान दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस बदमाश ने उस पर पिस्तौल तान दी और उसे पीछे हटने के लिए धमकाने लगा, जिससे वहां मौजूद दोनों दुकानदार एक कोने में बैठ गए और वो बदमाश काउंटर से पैसे निकालकर वहां से भाग गया। उम्मीद है कि किसी न किसी नतीजे पे जरूर पहुंचांगे जी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो में हुए धमाके का डार्क वेब कनेक्शन सामने आया है। डार्क वेब वो वेबसाइटें होती हैं जिन तक गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन की मदद से नहीं पहुंचा जा सकता, और आरोप है कि ऐसी ही वेबसाइट के जरिए आरोपी ने मंगलुरु में एक मंदिर के पास धमाके की साजिश रची थी। लेकिन 19 नवंबर को टारगेट वाली जगह तक पहुंचने से पहले ही उसका बम फट गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक सड़क से गुजर रहे ऑटो में अचानक जोरदार धमाका होता दिखा था, जिसमें आरोपी मोहम्मद शारिक भी घायल हो गया था। और उससे पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने दावा किया कि डार्क वेब के जरिए आरोपी धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल नाम के संगठन से जुड़ा था, जिसके बाद जांच एजेंसियां कर्नाटक और दक्षिण भारत में हुई दूसरी आतंकी घटनाओं का कनेक्शन जोड़ने में जुट गईं। जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं उसका आकलन जांच एजेंसियां कर रही हैं और इस बात की संभावना तलाश रही है कि कहीं ये घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है, जिसके लिए जांच एजेंसियों ने उन संदिग्धों की तलाश तेज कर दी जो मंगलुरु धमाके की साजिश में शामिल थे। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से भिड़ने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जिसका वीडियो डराने वाला था। वीडियो में कुछ मजदूर ट्रक से लोहे के सरिये उतारते नजर आए, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर आता दिखा। आरोप है कि स्कूटर सवार लड़की ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे वो दोनों जाकर सीधा ट्रक से भिड़ गए। वीडियो में नजर आया कि दोनों ही लोगों ने सिर पर हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी कीमत मोटरसाइकिल सवार को जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं लड़की को गंभीर हालत में इलाज के लिए जबलपुर रवाना कर दिया गया। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को बड़ा झटका लगा। उनके करीबी माने जाने वाले और मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र सलूजा को मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग से हटा दिया गया था। 8 नवंबर से न मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, न बात करी है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उधर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दान का रिकॉर्ड टूट गया। बताया गया कि इस साल मंदिर में करीब 29 करोड़ रुपए दान में मिले और बताया गया कि इस बार लोगों ने ऑनलाइन तरीके से भी दान दिया। कुल चढ़ावे में 40% दान ऑनलाइन आया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसका असर मंदिर के खजाने पर भी पड़ा। इस बीच ऑकलैंड में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 306 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टॉम लैथम को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 104 गेंदों पर नॉट आउट 145 रन की पारी खेली। सीरीज का अगला मैच रविवार को खेला जाएगा। इधर यूपी के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें छात्रों के 2 गुट कॉलेज में मारपीट करते दिखाई दिए। बताया गया कि कॉलेज में अपना दबदबा कायम करने के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ और इस दौरान दोनों गुट के कई लड़के आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते उन्होंने कॉलेज को जंग का मैदान बना दिया। लड़ाई कर रहे छात्र एक दूसरे पर मुक्के और बेल्ट से वार करते दिखे। वहां कोई भी बीच बचाव करने नहीं पहुंचा, जिस वजह से काफी देर तक उनके बीच मारपीट होती रही। ये देखकर कॉलेज के दूसरे छात्रों में दहशत फैल गई। इस लड़ाई में एक लड़के को सिर में काफी चोटें आईं और फिर उसने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की संसद में चुनाव के तरीके में बदलाव के मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया। बताया गया कि वहां के सांसदों और विपक्ष के नेताओं के बीच माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब वो लोग अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव में वोटिंग सिस्टम को बदलने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। लेकिन विपक्ष इस बदलाव के हक में नहीं है।
इसलिए देखते ही देखते संसद में सांसदों के बीच ऐसा संग्राम छिड़ा मानो वो एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे। इस हंगामे का वीडियो भी सामने आया जिसमें विपक्ष के नेताओं के साथ सत्ता पक्ष के सांसदों की तकरार देखी गई। वहां के हालात इस कदर बिगड़े दिखे कि वो लोग एक दूसरे पर फर्नीचर उठाकर फेंकते नजर आए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस वहां पहुंची और कुछ पुलिस वाले नेताओं को एक दूसरे से अलग करते दिखे। किसी तरह पुलिस वालों के दखल के बाद हंगामा शांत हो गया, लेकिन सिएरा लियोन की संसद के फर्श पर बिखरे सामान ने वहां मचे उपद्रव की सारी दास्तां बयां कर दी। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने सब्जियों के बीच शराब की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से करीब 36 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसे उसने सब्जियों के बीच छिपाकर रखा था। पुलिस की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अजय सोनकर नाम का तस्कर सब्जियों के बीच से शराब की बोतलें निकालता दिखाई दिया। बताया गया कि वो पिछले कई महीनों से सब्जियों में छिपाकर अवैध शराब की तस्करी कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम ने छापा मारा और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सब्जी दुकान के पास से अवैध शराब मिला है जिसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस छापेमारी के दौरान तस्कर के पास से शराब की करीब 200 बोतलें बरामद की गई। इधर उत्तर प्रदेश में 3 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी गई। यह फैसला लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसके बाद प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में आईजी रैंक के अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। उनके नीचे एसपी की बजाय अब डीसीपी नियुक्त किए जाएंगे। बताया गया कि प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। योगी सरकार अब तक 7 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर चुकी है। उधर खबर है कि ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में पहली बार किसी दिव्यांग यात्री को भेजकर इतिहास रचने वाली है। अगले अंतरिक्ष मिशन के लिए उसके पास करीब 22,500 आवेदन आए थे, जिनमें दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल समेत कुल 17 लोगों को चुना गया। ब्रिटेन के रहने वाले जॉन पेशे से डॉक्टर और पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जिनका एक पांव 18 साल की उम्र में हादसे की वजह से अलग करना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक उन्हें अब अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद वो ईएसए के अगले स्पेस मिशन का हिस्सा बन सकेंगे। इस बीच एक्टर कमल हासन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बताया गया कि बुखार होने पर उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद हालत में सुधार होते ही उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया। हालांकि वहां भी वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। कमल हासन की तबीयत बिगड़ने की खबर से उनके प्रशंसक परेशान हो गए थे। इधर खबर है कि रूस की सेना ने एक बार फिर खैरसॉन में बड़ा हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले पुतिन की फौज ने खैरसॉन में मिसाइलें दागी थी, जिनसे कई इमारतों में आग लग गई और रूस के इस हमले के बाद खैरसॉन के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूक्रेन के 10 नागरिकों के इस हमले में जख्मी होने की खबर है। माना जा रहा है कि खैरसॉन पर पुतिन की सेना यूं ही अटैक नहीं कर रही है, बल्कि पुतिन ने खैरसॉन को वापस पाने के लिए एक नई योजना बनाई है, क्योंकि ये वो शहर है जिसे यूक्रेन ने रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया था। जिसके बाद पुतिन गुस्से में और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से वो यूक्रेन के हर शहर को तबाह करने का मन बना चुके हैं और इसलिए उन्होंने कीव के बाद खैरसॉन को अपने निशाने पर ले लिया। कहा जा रहा है कि कीव पर कई मिसाइलें दागने के बाद पुतिन की फौज ने खैरसॉन में मिसाइलें दागकर यह बता दिया कि अभी शहर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रूस के इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें चारों तरफ बेतहाशा तबाही देखने को मिली। अंधेरे में लोग इधर उधर भागते नजर आए, जबकि सड़कों पर कई जगहों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मिसाइल अटैक के बाद सड़कों पर खंडहर में तब्दील हो चुकी गाड़ियां भी दिखी। दावा किया गया कि खैरसॉन में मची तबाही के पीछे पुतिन का हाथ है। उनकी सेना ने खैरसॉन को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हो गईं। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि रूस की सेना खैरसॉन से हटी नहीं है और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। उधर तिरुवनंतपुरम में नगर निगम के मेयर की चिट्ठी पर बवाल हो गया, क्योंकि केरल में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग यूडीएफ ने आरोप लगाया कि मेयर नगर निगम के कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन पदों पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं की भर्ती हो। और इसी का विरोध करने के लिए केरल में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग यूडीएफ के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो नगर निगम तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि सुरक्षा बल ने उन पर पानी की बौछार कर दी। यूडीएफ ने यह बवाल इसलिए किया क्योंकि उसे तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर की चिट्ठी पर आपत्ति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर ने नगर निगम के कर्मचारियों की भर्ती के लिए सीपीएम कार्यकर्ताओं की पैरवी की है। इसी बात का विरोध करने के लिए ये छात्र नगर निगम की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया। उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद आखिरी हथियार का इस्तेमाल हुआ और पानी की मोटी धार से उन्हें नगर निगम तक पहुंचने से रोक दिया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोगों को 32 और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया।
जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आबादी के मुताबिक आरक्षण दिए जाने से जुड़े 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई, जिन्हें 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा, जहां इनके पास होने पर सरकारी नौकरियों और सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए यह आरक्षण लागू हो जाएगा। इधर हरियाणा में निजी गाड़ियों के वीआईपी नंबर खरीदने के लिए लोगों को 5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। परिवहन विभाग के नए नियमों के तहत अब गाड़ी खरीदने से 90 दिन पहले ही लोग वीआईपी नंबर ले सकेंगे। और सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले 0001 नंबर के लिए बेस प्राइस 5 लाख रुपए तय किया गया, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के लिए यही नंबर कम से कम 1 लाख में मिलेगा। हरियाणा में पहले सरकारी गाड़ियों के लिए हर सीरीज में 1 से 100 नंबर तक रिजर्व होते थे। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या की गई वो एक मुस्लिम महिला के साथ घूम रहा था, जो उस समुदाय के कुछ लड़कों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन लोगों ने आदमी की डंडों से पीटकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माननीय न्यायालय ने 10 दिन की पुलिस कोठरी आरोपी की दी है। दावा है कि हत्या में और भी कई लोग शामिल थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। इस बीच इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया। इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची और अपने साथ एक शेफ भी लेकर आई, जिसका साफ मतलब यह है कि इंग्लैंड की टीम के लिए खाना बनाने का काम उनका खुद का सेलिब्रिटी शेफ करेगा। किसी भी टीम के खाने पीने का पूरा इंतजाम मेजबान देश की तरफ से किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम के साथ इस बार एक शेफ भी पाकिस्तान पहुंचा है। इंग्लैंड की टीम के पाकिस्तान दौरे का यह दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में इंग्लैंड ने वहां 7 T20 मैच खेले थे। उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और अब 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम फिर से पाकिस्तान पहुंची है। T20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने पाकिस्तान के खाने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि लाहौर के खाने से उनकी टीम को निराशा हुई है। इंग्लैंड की टीम का वही पुराना तजुर्बा इस फैसले के पीछे है, लेकिन इंग्लैंड की टीम के साथ शेफ का पहुंचना पाकिस्तान के लिए फजीहत की वजह बन रहा है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रोटीन पाउडर के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह मामला तब सामने आया जब एक आदमी की तबीयत उसकी दुकान से खरीदे गए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद खराब हो गई, क्योंकि आरोप है कि वो दुकानदार प्रोटीन पाउडर के बदले लोगों को नकली पाउडर बेच रहा था। बताया गया कि उसकी दुकान से जो प्रोटीन पाउडर मिला उसे जानवरों को दी जाने वाली दवाइयों से बनाया गया था और जिम में कसरत करने वाले एक आदमी ने जब उसका सेवन किया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके द्वारा कुछ चीजें मैनिपुलेट उसमें की जा रही हैं। आरोप है कि दुकानदार सस्ती दवा और इंजेक्शन को मिलाकर प्रोटीन पाउडर बनाता था और उसे महंगे दाम पर बेचता था। उधर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अयोध्या के होटल से चोरी हुआ सामान वापस मिलने पर योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने बताया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उनका पूरा सामान ढूंढ निकाला, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो होटल के कमरे में सो रही थी, किसी ने उनका सामान चुरा लिया, जिसे पुलिस ने बड़े ही कम वक्त में बरामद कर लिया। इससे तुरंत कार्रवाई तो कहीं नहीं हो सकती। जिसके बाद अभिनेत्री आम्रपाली ने सामान वापस मिलने पर योगी सरकार का आभार जताया। इस बीच उदयपुर ब्लास्ट केस में एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री बेचते थे, जिसका इस्तेमाल एक रेलवे ब्रिज पर धमाका करने के लिए किया गया। इस मामले में एटीएस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। 12 नवंबर को उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर एक ब्रिज पर कुछ लोगों ने ब्लास्ट किया था। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। बताया गया कि यह पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर हुआ। बाद में फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठियां और पत्थर चलाते दिखाई दिए। तभी वहां कुछ लोग पिस्तौल लेकर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। कर्नल दाऊद जाफरी की मौत के बाद से ईरान का पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन हद तो तब हो गई जब कर्नल दाऊद जाफरी के जनाजे के दौरान भी बमबारी हो गई। दाऊद जाफरी सीरिया की सेना के सलाहकार भी बने हुए थे। इस घटना के बाद से ही ईरान का पारा चढ़ा हुआ है। ईरान ऐलान कर चुका है कि वो इजरायल को उसके किए अपराधों की सजा देगा। साफ है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच इजरायल और ईरान के बीच जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। और खबर है कि चीन सीमा पर भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में मिसाइलों और टैंकों की तैनाती कर दी है। LAC पर बढ़ी इस हलचल से आशंका जताई जा रही है कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि खबर है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन, ताकतवर टैंकों और कई मिसाइलों को तैनात कर दिया है।
कहा जा रहा है कि भारत अब चीन को गलवान जैसी घटना को दोहराने का मौका नहीं देना चाहता। इसीलिए बड़े पैमाने पर हथियारों को LAC के पास भेजा गया ताकि जरूरत पड़ने पर भारत चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ महीने पहले भारत और चीन के बीच विवाद वाले इलाकों से सेना की तैनाती कम करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद भारत ने तो अपनी सेना कई जगहों से हटा ली थी, लेकिन चीन ने वहां भी चाल चल दी। और बताया गया कि चीन ने सिर्फ दिखावे के लिए अपने कुछ सैनिकों को सीमा के नजदीक से हटा लिया था, लेकिन भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि चीनी सेना पूरी तरह पीछे नहीं हटी है, जिसके बाद भारत ने भी चीन सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ले लिया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की नीयत से LAC पर कोई न कोई हरकत कर सकता है। खबर तो यह भी है कि तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग की ताकत पहले से काफी बढ़ गई है और उन्होंने अब खुलकर बड़े फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से भारत पहले ही अलर्ट हो गया और सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन में जंग जीतने के लिए पुतिन परमाणु हथियार से पहले केमिकल हथियार चला सकते हैं। यह डर अमेरिका के अधिकारियों का है, जिन्होंने कहा कि अगर रूस का यूक्रेन में हारने का सिलसिला जारी रहा तो वो जीतने के लिए अपना नोविचोक नाम का केमिकल हथियार चला सकता है, क्योंकि नोविचोक एक तरह का नर्व एजेंट है जो मिनटों में किसी की जान ले सकता है। नोविचोक को रूस में ही बनाया गया है और दुनिया को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका का कहना है कि इसी वजह से रूस परमाणु हमले से पहले केमिकल हमला कर सकता है, जिससे एक झटके में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। खबर है कि अमेरिका इस बात से इतना डरा हुआ है कि उसने पश्चिमी देशों से केमिकल अटैक से निपटने की तैयारी करने के लिए कह दिया है और यूक्रेन में ऐसा सिस्टम तैनात करने की तैयारी में जुट गया जो रूस के केमिकल वेपन को डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि अमेरिका को यह भी डर है कि पुतिन अपने नर्व एजेंट का इस्तेमाल खुलकर नहीं बल्कि छिपकर करेंगे। और जब वो अपना केमिकल हथियार यूक्रेन के लोगों पर चलाएंगे तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलेगा और कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान चली जाएगी। अमेरिका का ये डर यूं ही नहीं है, वो जानता है कि पुतिन का नोविचोक नाम का केमिकल हथियार बहुत खतरनाक है। ये गैस या लिक्विड किसी भी रूप में शरीर में घुस सकता है और एक झटके में किसी की जान ले सकता है। अमेरिका के अधिकारी इसी वजह से डर गए हैं और उनका कहना है कि परमाणु हथियार से पहले पुतिन यूक्रेन के लोगों को केमिकल हथियार से मार सकते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी की मिसाल दी, क्योंकि खबर है कि करीब 2 साल पहले उन्हें नोविचोक नाम का यही नर्व एजेंट या फिर जहर दिया गया था और मिसाइल अटैक में बर्बाद हो चुके यूक्रेन के लोगों पर इसी जहर का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि नोविचोक नाम का ये नर्व एजेंट ऐसा केमिकल है जो नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है और इसे डिटेक्ट कर पाना वहां की सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर असर करना शुरू कर देता है। मतलब कोई समझे कि क्या हो रहा है, इसका असर शुरू हो जाता है। इसे पाउडर, लिक्विड और गैस 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किसी शीशी या कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है। नोविचोक कोई आम जहर नहीं है और इसे सेना की प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजते समय खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसे ले जाने वाले ने लापरवाही बरती तो उसकी भी मौत हो सकती है। रूस की भाषा में नोविचोक का मतलब होता है नया, जिसे 70 से 80 के दशक के बीच तब के सोवियत संघ ने बनाया था और यह दूसरे केमिकल हथियारों से 8 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल खैरसॉन और डोनेस्क में कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि खैरसॉन और डोनेस्क में रूस की सेना हताश हो चुकी है, वो वहां जीत नहीं पा रही। जबकि जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने इन इलाकों को रूस का हिस्सा मानने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कुछ हफ्ते से खबर आ रही है कि डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने फिर से बढ़त बना ली है। रही बात खैरसॉन की, तो वहां भी रूस के हजारों सैनिक नीप्रो नदी के दूसरे छोर पर धकेले जा चुके हैं। यूक्रेन ने तो खैरसॉन पर फिर से कब्जा करने का दावा तक कर दिया और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन की यही बढ़त पुतिन को नहीं पचेगी और बौखलाहट में वो केमिकल हथियार चला देंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, इजरायल और ईरान के तनाव पर पता चला है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा कड़ी करने के पीछे ईरान की धमकी को वजह माना जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ईरान की तरफ से कई बार इजरायल को चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान इससे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी भी दे चुका है, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन की जंग में रूस की मदद कर रहा ईरान लगातार आक्रामक है। ईरान की तरफ से इजरायल और अमेरिका तक को धमकी दी जा रही है, लगातार उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार मोसाद की। ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर खबर है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए तुर्की को अपना नया मोहरा बनाया है। मतलब तुर्की की आड़ में वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में जुटा है ताकि दुनिया की नजरों में उसका नाम भी सामने ना आए और वो आतंकवाद पर होने वाली किरकिरी और बदनामी से भी बच जाए, जिसका सीधा मतलब यह है कि अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए पाकिस्तान अब तुर्की का इस्तेमाल कर रहा है और तुर्की इस काम में पाकिस्तान के पाले आतंकियों की मदद कर रहा है।
जिसके लिए आतंकी संगठन तुर्की की जमीन का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब तुर्की का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। तुर्की अब भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले पत्रकारों और संगठनों का नया ठिकाना बन रहा है। भारत के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के साथ खड़े होना तुर्की के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले तुर्की ने अपने बारकताश ड्रोन के मसले पर भी भारत विरोधी बयान दिया था। तुर्की ने कहा था कि वो भारत को ये ड्रोन नहीं दे सकता क्योंकि ये ड्रोन वो पाकिस्तान को दे चुका है। हालांकि भारत के सहयोगियों की दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन तुर्की का चेहरा दुनिया के सामने जरूर बेपर्दा हो गया। माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम देशों को एकजुट करना चाहते हैं। एर्दोआन की कोशिश इन देशों का नेता बनने की है और इसीलिए वो आतंकियों को भी शह देने से पीछे नहीं हट रहे। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। बताया गया कि यह पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर हुआ। बाद में फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठियां और पत्थर चलाते दिखाई दिए। तभी वहां कुछ लोग पिस्तौल लेकर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ लोग फायरिंग कर रहे लोगों को भगाने के लिए उन पर पत्थरबाजी करते दिखे। लेकिन इसके बाद भी वो लोग उन पर गोलियां चलाते रहे। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रधान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वीडियो में दिखने वाले 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप पर पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। PCB अध्यक्ष रमीज राजा ने बयान दिया है कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान भी अगले साल वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गीदड़ भभकी पर उतर आया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप के आयोजन के लिए नई जगह की तलाश शुरू किए जाने की भी खबरें आई थी। अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, तो क्या होगा अब? किशोर, देखिए ये सब कुछ अब ICC के हाथ में है, क्योंकि एशिया कप जो होता है वो ICC के अंदर नहीं होता है, वो एशियन बोर्ड के अंदर होता है। इसमें भारतीय टीम ने जो कहा था बीसीसीआई ने कि उनको नहीं खेलना है, ये फैसला वो ले सकते हैं। लेकिन रमीज राजा जी ने जो कहा है वो अब ICC के पाले में जाती है, क्योंकि ये टूर्नामेंट ICC का है और आप ICC से अगर बैकआउट करते हैं तो फिर ICC इस पर आपको पेनाल्टी भी लगा सकता है, फाइन भी लगा सकता है। लेकिन अभी ये बयानबाजी है किशोर, देखना होगा कि रमीज राजा जी जब वक्त आता है तब क्या करवट लेते हैं। शुक्रिया अमिताभ का। उधर राजस्थान में ठंड ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीती रात वहां के 3 शहरों का तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जिसके बाद वहां लोग ठंड से ठिठुरने लगे। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे में तापमान 2 डिग्री तक गिरने का अलर्ट जारी किया गया। बताया गया कि अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश में सर्द हवाओं का असर रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। इस बीच तेलंगाना के कांग्रेस नेता और 4 बार विधायक रहे शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है। शशिधर रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वो कांग्रेस से 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस ने उन्हें चेकिंग के दौरान रोका था और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में दोनों ही बदमाश घायल हो गए, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बताया गया कि दोनों पर एटा के अलावा देश के कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। उधर श्रद्धा की हत्या को सही ठहराने वाले युवक को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा की हत्या को जायज ठहराया था, जिसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी, जिसके लिए पुलिस की कई टीमों ने दिल्ली और यूपी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और फिर उसे यूपी के बुलंदशहर में पकड़ लिया गया, जहां का वो रहने वाला था। हालांकि बाद में उसने अपनी गलती मान ली। मुझे क्या पता था कि इतनी तगड़ी फिल्म हो जाएगी। आरोपी का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उसने अपना नाम राशिद बताया था, लेकिन जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो पता चला कि उसका असली नाम विकास है और वो पहले भी अपराध की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस आरोपी से यह पता लगाने में जुटी है कि उसने श्रद्धा की हत्या को सही क्यों ठहराया और साथ ही उसने अपना असली नाम क्यों नहीं बताया। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम बदलने की याचिका पर चीफ जस्टिस ने जोरदार फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में दोनों बैंकों के नाम बदलने की याचिका दाखिल की गई थी,
जिसे गैर जरूरी बताते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि राष्ट्रीय स्तर के बैंकों के नाम राज्यों के आधार पर न रखे जाएं, जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई कि अगर ऐसा हुआ तो बड़ौदा की क्रिकेट टीम का नाम बदलने की भी याचिका दाखिल कर दी जाएगी। इधर खबर है कि ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ब्लू टिक के बाद जल्द ही ग्रे और गोल्ड टिक की सुविधा भी लॉन्च कर सकते हैं, जिनमें कंपनियों के लिए गोल्ड टिक और अलग अलग देश की सरकारों के लिए ग्रे टिक लॉन्च किया जाएगा, जबकि दूसरे वेरीफाइड अकाउंट के लिए ब्लू टिक की सुविधा जारी रहेगी। ट्विटर के नए फीचर 2 दिसंबर से लॉन्च किए जा सकते हैं। उधर बिहार के सुपौल में एक स्कूल के मिड डे मील में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों का शोर सुनकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही बच्चों के परिवार वालों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बताया गया कि यह खाना एक एनजीओ की तरफ से भेजा गया था, जिसके खिलाफ प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। इस बीच बिहार के सहरसा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कई घरों में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें घरों से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मकानों से इस कदर आग निकल रही थी कि लोग लपटों का विकराल रूप देखकर डर गए। वहां मौजूद लोग फायर ब्रिगेड को जानकारी देने के बजाय खुद ही आग बुझाने में लग गए, लेकिन तब तक आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद गांव के लोगों ने आग को बुझा लिया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से करीब 8 घरों का सामान जलकर राख हो गया। इधर गहलोत के पायलट को गद्दार कहने पर सचिन पायलट का समर्थन करने वाले विधायक भड़क गए। गहलोत ने एक इंटरव्यू में पायलट को गद्दार कहा और 2 साल पहले उनकी सरकार पर आया संकट याद दिलाया था, जिसके बाद पायलट के साथ खड़े विधायक खुलकर सामने आ गए। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने तो गहलोत को ही गद्दार बोल दिया। गहलोत साहब गद्दारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले गहलोत ने पायलट पर हमले तेज कर दिए हैं। उधर दिल्ली के पास नोएडा की एक जेल में HIV पॉजिटिव कैदी मिलने से अफसरों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वहां हेल्थ कैंप लगाकर कैदियों की जांच की गई थी, जिसमें 31 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए, जिनका इलाज नोएडा के अस्पताल में शुरू करवा दिया गया। जिला अस्पताल की टीम हर साल जेल में हेल्थ कैंप लगाती है और जांच में जो मरीज पॉजिटिव आते हैं उनका इलाज किया जाता है। इधर शेयर बाजार में तेजी के बीच कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे और सेंसेक्स 21 अंकों की बढ़त के साथ 62,294 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की ऊंचाई का यह नया रिकॉर्ड है। कारोबार के दौरान तो एक वक्त सेंसेक्स 900 अंक तक उछल गया, वहीं निफ्टी 29 अंक बढ़कर 18,513 पर रहा। कारोबार के दौरान IT सेक्टर के शेयरों में भी तेजी देखी गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध के विध्वंसक होने की चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा तो उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि पुतिन ऐसा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं जिसके सामने टिकना ज़ेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि खबर है कि 9 महीने से जंग लड़ रही उनकी सेना के पास हथियारों की कमी होने लगी है, जबकि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कई पावर प्लांट उड़ाकर रूस ने उसकी कमर तोड़ दी है और कीव में तो लोग बिजली और पानी के भारी संकट की वजह से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन हालात में पुतिन के लिए कीव पर कब्जा करना सबसे आसान होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को डराने के लिए अपने जिगरी दोस्त लुकाशेंको को आगे कर दिया, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को धमकी दी कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए पहल करे या फिर अपने देश की तबाही के लिए तैयार रहे। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन के उत्तर में एक बार फिर जोरदार हमला बोल सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से रूस ने बेलारूस में खतरनाक हथियार जुटाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें परमाणु हथियार दागने की ताकत रखने वाली खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार हमला 24 फरवरी जैसा नहीं होगा, क्योंकि तब रूस ने टैंकों और लड़ाकू विमानों से हमला बोला था, जबकि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने बेलारूस से आकर यूक्रेन में रॉकेट बरसाए थे। लेकिन अब बेलारूस में पुतिन की ऐसी मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं जो जरूरत पड़ने पर परमाणु बम भी दाग सकती हैं, जिनकी मार से बचने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को पुतिन के साथ जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने की चेतावनी दे दी। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध में अब वो हो सकता है जिसका डर अमेरिका और दूसरे नाटो देशों को सता रहा था। और पश्चिमी मीडिया भी बेलारूस के राष्ट्रपति की इस धमकी को हल्के में लेता नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सारी दुनिया जान चुकी है कि पुतिन लुकाशेंको पर पूरा भरोसा करते हैं और जिस प्लान की भनक पुतिन के अधिकारियों तक को पता नहीं होती वो लुकाशेंको जानते हैं।
हालांकि यूक्रेन लुकाशेंको की इस धमकी को पुतिन का नया पैंतरा मान रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद रूस युद्ध विराम चाहता है और वो इसके लिए यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए भी तैयार है। जबकि खैरसॉन के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद जेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो युद्ध विराम की पहल को पुतिन की साजिश बता चुके हैं। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन को बातचीत का आखिरी अल्टीमेटम देने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपने सबसे करीबी दोस्त को आगे कर दिया। इस बीच बिहार के छपरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन के गुजरने के दौरान रेलवे का फाटक बंद ही नहीं हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां ट्रेन की चपेट में ना आए, इसके लिए लोग अपनी अपनी गाड़ियों को पीछे करने लगे। गनीमत यह रही कि समय रहते वहां मौजूद सारी गाड़ियां पहले ही हटा ली गईं, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से रेलवे फाटक बंद नहीं हुआ। इधर गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान ओवैसी ने मायावती की तारीफ की, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि ओवैसी 2024 का चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि गुजरात में एक रैली के दौरान ओवैसी ने बयान दिया कि भारत की राजनीति को बीएसपी की जरूरत है। यही नहीं, ओवैसी ने मायावती की दिल खोलकर तारीफ की, जिसके बाद अटकलें लगने लगीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम और बीएसपी गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात में बीएसपी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। इसके बावजूद ओवैसी ने मायावती का जिक्र किया और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। उधर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 80% छात्र ग्रेजुएशन की परीक्षा में फेल हो गए, जिसको लेकर छात्रों ने वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पेपर की चेकिंग कंप्यूटर से की गई, जिसकी वजह से छात्र फेल हो गए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पेपर चेकिंग में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इसके बावजूद छात्रों को शिकायत है तो वो दोबारा चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक बार फिर सीमा से जुड़ा विवाद शुरू हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद ये विवाद फिर से भड़क उठा। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा कर दिया कि महाराष्ट्र का कोई गांव छिटकने वाला नहीं है। एक ही गाव महाराष्ट्रातलं कुठे जाणार नाहीये। विवाद तब शुरू हुआ था जब कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा ठोका। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा से जुड़ा विवाद नया नहीं है। अब तक कई बार अलग अलग सरकारें विवाद सुलझाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन विवाद का अंत कभी नहीं हुआ। कर्नाटक का मानना है कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए गाँव कर्नाटक के होने चाहिए। लेकिन कर्नाटक के इस दावे का जवाब देने में महाराष्ट्र के सारे नेता और सारे दल एक हो गए। महाराष्ट्र ने साफ कह दिया कि सीमा विवाद के नाम पर राजनीति हो रही। हालांकि कर्नाटक की तरफ से सीमा विवाद को उछालने के पीछे पानी के संकट को वजह बताया जा रहा है। दावा यह है कि सांगली जिले के 40 गांव पानी के संकट का सामना कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का दावा है कि 40 गांवों ने एकजुट होकर कर्नाटक में शामिल होने का फैसला किया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का ये विवाद तब सामने आया जब पहले से असम और मेघालय में विवाद छिड़ा हुआ है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पार्किंग के मुद्दे पर एक दुकानदार और एक महिला के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि वो महिला उसी की दुकान के नजदीक डांस सेंटर चलाती है और दोनों आए दिन पार्किंग के लिए एक दूसरे से उलझते रहते हैं। लेकिन इस बार बात बढ़ती चली गई और दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इस हंगामे में डांस टीचर का भाई भी कूद पड़ा। मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दुकानदार और उसके कुछ साथी महिला और उसके भाई की तरफ डंडे लेकर दौड़ते दिखे। इससे पहले दुकानदार और डांस टीचर के बीच काफी देर तक बहस हुई। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच पटना में आईजी विकास वैभव की पिस्तौल और 25 गोलियां उनके घर से चोरी हो गईं, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और जांच में घर में तैनात एक होमगार्ड के बेटे पर उन्हें शक हुआ, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आवेदन में दिया गया है कि उनके द्वारा चोरी की गई है। पूछताछ में आरोपी सूरज ने बताया कि उसने रिवॉल्वर और गोलियां अपने एक दोस्त को बेच दी, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इधर रिलायंस जियो ने गुजरात के सभी 33 जिलों में 5G की शुरुआत कर दी। इसके साथ ही गुजरात 100% 5G सर्विस वाला पहला राज्य बन गया, जहां जियो वेलकम ऑफर के साथ यूजर्स को 1 GB स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि राज्य में 5G सेवा की शुरुआत होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और गेमिंग जैसे क्षेत्र पूरी तरह बदल जाएंगे। उधर बिहार के बेगूसराय में एक बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। और आरोप है कि गुस्से में आकर लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां से एक बारात गुजर रही थी। अचानक जो है ये पीछे से बस आई और जो है इस तरह की घटना जो है, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को पासी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस बीच उत्तरी चीन के कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां पिछले एक हफ्ते से आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरस रही है, जिसकी वजह से चीन के हेलोंगजियांग प्रांत के कई शहर बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर कई इंच बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। हालात यह हैं कि बर्फ की वजह से सड़क पर लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। हालांकि प्रशासन राहत के काम में जुटा है, लेकिन शहर की सड़कों से बर्फ हटाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई लोग सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे दिखाई दिए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में बड़ी बड़ी मशीनें भी इस काम में जुटी दिखी, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने कई दिनों तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में बर्फबारी का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को मिट्टी में मिला दिया। वहां सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई की गई, जिसके लिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों के टिन शेड और दीवारों को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान भी तैनात रहे ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। प्रशासन के मुताबिक दुकान वालों को जगह खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था। इसके बाद उनकी दुकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। उधर बिहार के रोहतास में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी हो गई। बताया गया कि वहां किसान सुबह से लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन कमी होने की वजह से उन लोगों को खाद नहीं मिल पाई। वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ किसानों के बीच कहासुनी हो गई और बात मारामारी तक पहुंच गई। खाद नहीं मिलेगा तो कैसे खेती करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार 3 बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, जिनमें कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल मार्च तक इन कंपनियों में 5 से 10% की हिस्सेदारी बेचकर सरकार करीब 16,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इधर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता ओम प्रकाश सोनी को राज्य के विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में समन्स जारी कर दिए, जिसमें उन्हें शनिवार को पूछताछ के लिए एसएसपी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। राज्य के सीएम भगवंत मान ने उन्हें समन्स भेजे जाने की पुष्टि की। मुख्यमंत्री था कांग्रेस के समय, आज उसको समन किया है कि प्रॉपर्टी इतनी कहां से आई। भगवंत मान ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने गलती से अपनी ही 3 शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन की सेना पर निशाना साधकर जो मिसाइलें दागी वो कीव, डोनेस्क और क्रामातोर्स्क शहरों पर गिरी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। खबर है कि इन शहरों में गिरी मिसाइलों की चपेट में आकर कई इमारतें तबाह हो गईं। अखबार के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी हथियारों से अपने ही शहरों को निशाना बनाया। खबर है कि यूक्रेन ने नैसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम से हार्म मिसाइलें दागी थीं। ये दोनों हथियार उसे अमेरिका से मिले हैं। इससे पहले पोलैंड में गिरी मिसाइल का आरोप भी यूक्रेन पर ही लगा था। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक लोगों की नजर छत से लटकते एक अजगर पर पड़ी, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया। लेकिन उनकी कोशिश से अजगर भड़क उठा और उसने छत में मौजूद बांस को ताकत से जकड़ लिया। वन विभाग के लोग जब उसे पकड़ने छत पर चढ़े तो वो मकान के अंदर की तरफ घुसने लगा। हालांकि किसी तरह पकड़कर उसे नीचे लाया गया, पर वो इतना ताकतवर था कि उसे काबू में करने के लिए एक आदमी को उसके ऊपर बैठना पड़ा। जैसे ही अजगर ने छटपटाना बंद किया, दूसरे वनकर्मी ने उसे किसी तरह बोरी में डाला और उसे लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने सेना के एक कैंप को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि आतंकियों ने वहां बड़े धमाके के मकसद से बम रखा था, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बल के जवानों को इसका पता चल गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता पूरे साजो सामान के साथ मौके पर पहुंचा, जिसके जवानों ने सतर्कता बरतते हुए उस बम को वहां सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया, जिसमें हुए धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके की वजह से नुकसान की आशंका को देखते हुए वहां से गुजरने वाली सड़क पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इससे कुछ घंटे पहले रामबन में भी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी बम मिला था, जिसे सेना ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया था। सच से गर्दन बचाने से क्या फायदा? सच से गर्दन बचाने से क्या फायदा? ऐसे सर और शाने से क्या फायदा? सौ बात की एक बात कही सूरज ने, हाथ सबके हैं मिर्चो नमक से भरे, जख्म अपने दिखाने से क्या फायदा? मिलते हैं सोमवार को। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात है।